हेलो, वेलकम टू हमारे चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत ही पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो कहानी आगे देखते हैं। फांशाओ अभी रिकवर नहीं हुआ था तो जियोचन और फांशाओ वहीं पर ही सो गए थे। जियोचन उठ गया और वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख के सोचता है कि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सच में जिंदा हूँ। फांशाओ ने उसकी बॉडी रिपेयर कर दी थी तो वो सोच रहा था कि ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इस पूरी दुनिया में फांशाओ इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। ये बॉडी एक रियल बॉडी जैसी लग रही है। फांशाओ उसे अपनी गोद में लेके सो रहा था तो जियोचन को वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। तो जियोचन उस पर से उठता है और सोचता है कि लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि वो एक इम्पोलाइट मरमैन है। वो अपनी नेकेड बॉडी पे मुझे कैसे लेटा सकता है। फिर उसकी नज़र फांशाओ की टेल पर जाती है और वो सोचने लगा कि सूरज की रोशनी के अंदर उसकी टेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर यूनिवर्स समाया हुआ है। वो फांशाओ की टेल को जरा सा छूता है क्योंकि फांशाओ की टेल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी तो वो झटके से जाग गया और सोचता है कि यो मैजेस्टी वो क्या कर रहे हैं। वो सोने की ही एक्टिंग करता रहा और जियोचन उसकी टेल पर हाथ फिराई जा रहा था कि ये तो बहुत सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। तो फांशाओ सोचता है कि मरमैन क्लैन के लोगों के लिए तो ये रोमांटिक है लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। वो तो ऐसा करना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। शायद वो बस क्यूरियस होंगे। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, मैं उसे डरा नहीं सकता। जियोचन सोचता है कि उसकी टेल का कलर बदल गया और उसकी फिन्स भी खड़ी हो गई। तो फिर जियोचन समझ गया कि फांशाओ जाग गया है और वो गुस्से से दूसरी ओर देखता हुआ कहता है कि जंगली कहीं के अगर तुम जाग गए हो तो हटो यहाँ से और अपनी इस टेल को ठीक करो। फांशाओ कहता है कि यस योर मैजेस्टी, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। फिर फांशाओ दूसरी ओर घूमकर बैठा था और जियोचन सोच रहा था कि मेरे छूने से उसकी बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। फांशाओ सोच रहा था कि मैं इंसानी रूप लूँ उससे पहले मुझे मेरी बॉडी को नॉर्मल होने तक का इंतजार करना होगा। एक जेंटलमैन बने रहना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। फिर फांशाओ ने अपना इंसानी रूप ले लिया और वो जियोचन को कहता है कि योर मैजेस्टी मैं रेडी हो गया हूँ। जियोचन कहता है कि तुमने बहुत देर लगा दी, हम निकले उससे पहले जाओ मेरे लिए कुछ कलेक्ट करके लाओ। फांशाओ के आंसू जो मोती बन गए थे। जियोचन ने फांशाओ को उसे कलेक्ट करके एक माला बनाने को कहा। फिर फांशाओ ने उसे जियोचन के हाथों में पहना दिया और कहता है कि योर मैजेस्टी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस मोतियों को क्यों चाहते हैं। वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते कि वो आपकी कलाई पर रह सके। मैं आपके लिए इससे भी बेहतर ज्वेलरी बना के दूंगा। लेकिन जियोचन उस मोतियों को देखता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यही अच्छे लगते हैं। तो फांशाओ सोचता है कि आखिर उसका मतलब क्या था। फिर वो दोनों वहाँ से येली के पास जाने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर जियाओ पहाड़ी पे फॉक्स बहुत ही साइलेंटली वॉक करके येली के बेडरूम में आ रहा था और कहता है कि कल रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। उन तीनों बिग कैट्स को यहाँ आने से रोकने में मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। तो क्या तुमने कर लिया? अब केओस कैसा है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? येली उसे हर्ष करता है और बेबी केओस को दिखाता है कि वो सो रहा है। बेबी केओस नींद में ही बोल रहा था कि उल्टे लेट जाओ, मैं तुम्हें एक्सट्रीम प्लेजर फील करवाता हूँ। फॉक्स उसे देख के सरप्राइज रह गया कि क्या वो एक बच्चे में कैसे बदल गया। येली कहता है कि हाँ, वो पूरी रात अपना रूप बदलता ही रहा और फिर थक जाने के बाद वो सो गया। फॉक्स कहता है कि वो अपने सपने में जो बोल रहा है उसे देखने से लगता है कि तुम दोनों की रात बहुत एक्साइटिंग रही होगी। मैंने तो ये इमेजिन ही नहीं किया था कि तुम भी ये कर सकते हो। येली कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तुम यहाँ किस काम के लिए आए थे? फॉक्स कहता है कि ओ हाँ, एक बुरी खबर है, दानव लोग से कोई प्रोटेक्शन बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि बैरियर टूट रहा है, जल्दी ही मनुष्य लोक में डीमंस आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये सुन के येली चौंक गया और वो कहता है कि मैंने भी कल रात उसे फील किया था लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा सीरियस होगा। उन लोगों की आने की टाइमिंग बहुत ख़राब है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। सारे बैरियर सिर्फ डीमन लॉर्ड ही कंट्रोल कर सकता है। आखिर डीमन लॉर्ड है कौन? ये तो उसकी जिम्मेदारी है। क्या तू मुझे डीमन लॉर्ड से बात करवा सकते हो? फॉक्स कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी सालों से दानव लोक में कोई राजा नहीं था। वो लोग राजगद्दी के लिए आपस में ही फाइट करते रहे लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। दानव लोक में सांग्यान यानी कि पुराने डीमन लॉर्ड के वफादार 2 गार्ड्स है, आतुलो और कुलोची। उन दोनों ने ही अब तक ब्लड मून पैलेस को सेफ रखा है। तो अभी दानव लोक में कोई भी किंग नहीं है और वो बैरियर भी सांग्यान ने ही बनाया था। तो अभी वो बैरियर टूट रहा है। तो येली कहता है कि मैं उसे फिक्स करने की ट्राई करता हूँ, ऐसे ही उसे टूट देने से तो यही बेहतर है। शायद अभी कुछ ऐसे डीमंस होंगे जो अभी मेरी बात मानेंगे।
ज्यादातर डीमंस तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होते हैं और उसे जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वही फॉलो करते हैं। अगर वो लोग इंसानी लोक में आ गए तो यहाँ पे आतंक मचा देंगे। फॉक्स कहता है कि लेकिन तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक है, केओस ने जो बैरियर बनाया था वो तुम कैसे फिक्स कर पाओगे। येली थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पहले मैं मेरे साथ कुछ लोगों को ले जाता हूँ और बैरियर को चेक करवाता हूँ। तुम ग्लूटन और बाकी सबको इन्फॉर्म करके वहाँ पे ले आओ। फॉक्स कहता है कि तुम्हें एक और चीज मुझे बतानी है, वो लिटिल फिनिक्स मिसिंग है। तो ये सुन के येली चौंक गया। फिर नेक्स्ट सीन आता है कुल्लून माउंटेन पे आया हुआ एंडलेस अबीज। हेवन ज़ुओयू से कह रहा था कि तुम हर बार कहते रहते हो ना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो एक ब्रोकन प्रिमोर्डियल स्पिरिट को भी नहीं पकड़ सकते। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर सकता हूँ। ज़ुओयू कहता है कि मैं यहाँ 10,000 सालों से बंधा हुआ हूँ, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, तुम भी बोरिंग हो, सब कुछ बोरिंग है। मैं इस बॉर्डम से पक चुका हूँ, अब मुझे फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया है। मुझे इस मौके का फायदा उठा के उसका मजा लेना चाहिए, उसे भागने दो। लोग जब बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हो तब मुझे आखिरी मोमेंट पर उसकी उम्मीद छीन लेना बहुत अच्छा लगता है। हेवन कहता है कि इंटरेस्टिंग, पहले मुझे भी वो इंटरेस्टिंग लगा था, इसीलिए ही मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन उसने मुझे फ्रेम कर दिया। ज़ुओयू एक जैसी ही गलती मत करो। ज़ुओयू कहता है मैं तुम्हारे जितना ही बेवकूफ़ नहीं हूँ, और वो उबासी लेता हुआ कहता है कि वो ज़रूर ही मनुष्य लोक में अपने बेटे से मिलने गया होगा। मेरी बटरफ्लाइज वहाँ जियाओ पहाड़ी पे नज़र रख रही है, उसे हमारे बारे में बताने का मौका नहीं मिलेगा। हेवन कहता है कि अच्छा फाइन, तो फिर अब तुम हमारी डिवाइन पावर को कैसे रिस्टोर करने वाले हो। ज़ुओयू कहता है कि मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, जरा देखो यहाँ पे। और वो अपने हाथों से कुछ गोल गोल चक्र क्रिएट करके दिखा रहा था, लेकिन तभी वो दोनों बहुत जोर से आवाज सुनते हैं कि ज़ुओयू मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ज़ुओयू ये सुन के चौंक गया। हेवन कहता है कि तुम्हारा वो पंछी आ गया है। ज़ुओयू कहता है कि मैंने उसे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। सांगजिन यहाँ तक उड़ता हुआ आया और उसने डजनों बार इस अबीस के चारों ओर घूम लिया, लेकिन उसे एक भी वीक स्पॉट नहीं मिला। सील बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, तो सांगजिन उसे तोड़ नहीं सकता था और इसके अंदर भी नहीं जा सकता था। तो वो सोचता है कि पहले तो मैं एक्सीडेंटली कैसे अंदर चला गया था। ज़ुओयू ने मुझे यहाँ से बाहर भेजा था, तो उसे मुझे अंदर लाने का रास्ता पता होगा। जब तक वो मुझे जवाब नहीं देता तब तक मैं उसका नाम चिल्लाता रहूँगा। और वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि ज़ुओयू इस सील में अंदर आने का रास्ता कहाँ पे है, मुझे अंदर आने दो। जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे अंदर आने दो। ज़ुओयू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। ज़ुओयू ने तो अपने कान बंद कर लिए थे और यहाँ सांगजिन चिल्ला रहा था कि मैंने अपना पक्का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हमेशा के लिए सिर्फ तुम ही मेरे इकलौते वाइफ बन के रहोगे। क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मैं मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये सुन के ज़ुओयू चौंक गया कि उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे अपना वाइफ कह के बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।